नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे पर खास कार्यक्रम भारत न्यूजीलैंड भविष्य की साझेदारी में आपका स्वागत है। आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों के लिए एक ऐतिहासिक दिन दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई अहम द्विपक्षीय वार्ता ने दोनों देशों की साझेदारी को नई दिशा दी है। 40 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा को दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है और इसी यात्रा पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ होंगे मेरे सहयोगी अजय और मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। और ऑकलैंड में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के जरिए दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे और रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी। और रक्षा क्षेत्र में हुए समझौते से सैन्य सहयोग और रणनीतिक तालमेल को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में साझेदारी के तहत अनुसंधान, नवाचार और आधुनिक तकनीकों के आदान प्रदान को प्रोत्साहन मिलेगा। पर्यटन समझौता दोनों देशों के बीच यात्रा और पर्यटन सहयोग को विस्तार देगा। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में संयुक्त कार्य योजना और आपदा प्रबंधन से जुड़ा समझौता आपदा तैयारी, राहत और बचाव अभियानों में सहयोग को मजबूत करेगा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देगा। प्रधानमंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को दोनों देशों के संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और व्यापक होगा। 2 लोकतांत्रिक देश, 2 समुद्री पड़ोसी और साझा हितों वाले 2 साझेदार। भारत और न्यूजीलैंड अब अपने रिश्तों को सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रखते हुए रणनीतिक सहयोग के नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। ऑकलैंड में हुए इन फैसलों से तय होगा कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों की साझेदारी किस तरह नई ऊंचाइयों तक पहुंचती है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और ऑकलैंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी वार्ता हुई और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही आपसी सहयोग और साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा समय को दोनों देशों के बीच संबंधों का ऐतिहासिक पड़ाव बताया। यह हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है, जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है। आप जब भारत आए थे और एफटीए के शुरुआत हुई और इतने कम समय में पूरा न्यूजीलैंड एक साथ होकर के एफटीए को जमीन पे उतारना, इतने कम, शायद ये दुनिया में पहली बार इतने कम समय में ये सफलता हुई होगी। और इसके लिए मैं आपके नेतृत्व को, आपकी सरकार को, आपकी टीम को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी दिए जाने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास दोनों देशों को स्वाभाविक साझेदार बनाता है। मुझे खुशी है आज हम अपने संबंधों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने जा रहे हैं। यह माइलस्टोन हमें और अधिक ऊर्जा और अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक्सेलेंसी, लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है। मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से 2 मैरीटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के सूत्र में बांधने पर खुशी व्यक्त की है। I think we've made tremendous progress in a very short period of time on the trade agenda. But today's focus is about more than just the FTA. It's about where we go to next in this relationship and how we broaden that out. And I know we have very proud to announce that we will be forming a strategic partnership which will give the relationship more framework and breadth for us to continue to expand as we go forward from here. और भारत और न्यूजीलैंड के बीच रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के सूत्र में बांधने की घोषणा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जो रक्षा से लेकर खेल और आपदा प्रबंधन तक हर क्षेत्र में सहयोग को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन यानी समुद्री सहयोग के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देना है। खेल की दुनिया में भी एक नई साझेदारी की शुरुआत हुई है। भारत न्यूजीलैंड जॉइंट एक्शन प्लान ऑन स्पोर्ट्स के जरिए दोनों देश खेल, विज्ञान, स्पोर्ट्स मेडिसिन और एथलीट्स के बेहतर प्रदर्शन के लिए एक दूसरे के अनुभवों का लाभ उठाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पर्यटन मंत्रालय और न्यूजीलैंड के मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच समझौता हुआ है। इसका लक्ष्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समझ को भी गहरा करना है, जिससे आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। दुनिया के दो प्रमुख डेयरी उत्पादक देशों के रूप में भारत और न्यूजीलैंड ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सहयोग के लिए हाथ मिलाया है। भारत की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और न्यूजीलैंड की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के बीच भी एक बड़ा समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया। उन्होंने दोनों देशों के साझा विकास के लिए एक रोड मैप बनाए जाने और उसे क्रियान्वित करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, पॉलिसी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र है। ऐसे में भारत में निवेश के अवसर इंफ्रा निर्माण से लेकर के स्पेस, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में विस्तार पाते हैं। उन्होंने अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड द्वारा भारत में $20 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता पर खुशी जाहिर की है। इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है कि नए जोश और उत्साह के साथ काम करते हुए हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे। न्यूजीलैंड द्वारा अगले 15 वर्षों में भारत में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट किया गया है। यह केवल निवेश का नहीं है, बल्कि भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनने का भी कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि ग्लोबल ग्रोथ का लॉन्च पैड है। उन्होंने न्यूजीलैंड की माओरी संस्कृति और भारत की परंपरा में प्रकृति के महत्व को साझा विरासत बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साझा मूल्यों पर आधारित समावेशी और सतत विकास का मॉडल तैयार कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के पास हॉर्टिकल्चर, डेयरी साइंस और फॉरेस्ट्री में विशाल एक्सपर्टीज है। भारत के पास कंज्यूमर मार्केट, फूड पार्क्स और एग्रीटेक टैलेंट की ताकत है।
हम मिलकर फार्म टू मार्केट, वैल्यू चेन्स और ग्लोबल एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। फिनटेक में आज भारत ग्लोबल लीडर है। आज दुनिया की 50% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स भारत में होती है। हम डिजिटल पेमेंट्स के साथ साथ ग्रीन बॉन्ड्स में भी आगे बढ़ सकते हैं। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स है और अब तो एक यूनिकॉर्न भी बन गई है। दोनों देशों की कंपनियां भारत के स्पेस इकोसिस्टम के साथ मिलकर स्मॉल सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग और ओशन मॉनिटरिंग में काम कर सकते हैं। भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत 100 सिटीज में 8,000 से अधिक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। हम मिलकर अर्बन मोबिलिटी, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। और भारत और न्यूजीलैंड बिजनेस फोरम में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने दोनों देशों के बीच एफटीए से विकास का माहौल बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत न्यूजीलैंड के बिजनेस लीडर्स लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं। Under Prime Minister Modi's leadership, he has lifted 250 million people out of poverty. There is now 440 million people in the middle class, about to be 750 million by the end of the decade, and it is an incredible transformation. As someone who has been to India many times, and to see the move from low income to middle income to high income, it is just so inspiring and so exciting to see the transformation that has taken place. और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने इस बदलाव को प्रेरणादायक बताया। The Prime Minister and I, in a government sense, at a top-to-top level, have created a free trade agreement, and we can create the conditions for growth, but it's all of you in this room as the business leaders that ultimately go off and create that growth, and that growth becomes the wealth by which we lift the living standards of people, both here in New Zealand and in India. दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर के। सी राजशेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ प्रोफेसर गुलशन सचदेवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, SIS JNU से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सी राजशेखर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब लगभग ये साफ हो गया है कि दोनों देशों के बीच में क्या कुछ समझौते हुए हैं और दोनों देशों के जो नेता हैं वो किस दिशा में इन संबंधों को ले जाना चाहते हैं, ये भी साफ हो चुका है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि दोनों देशों के संबंधों को उच्चीकृत कर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर ले जाया जा रहा है। ये घोषणा आज की गई है, क्या कुछ कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण है ये? नमस्कार। पहले ये प्रधानमंत्री जी के ही शब्द में ये उन्होंने बोला है कि भारत और न्यूजीलैंड नेचुरल पार्टनर्स हैं, ये मेड फॉर ईच अदर कहे हैं प्रधानमंत्री जी। और मैं 10 साल पहले जब पहली बार प्रधानमंत्री जी हमें राजदूतों का कॉन्फ्रेंस में एड्रेस किया है, तब उनका ये हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन था कि राजदूतों, दूर से दूर छोटी सी छोटी देश ये भारत से शिकायत नहीं करना है कि हमें भारत पूछा नहीं है। तो यही साबित किया है कि प्रधानमंत्री जी दूर से दूर छोटे न्यूजीलैंड गए हैं। 40 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री जी की वहां दौरा हो रहा है, और न केवल वो मगर
बहुत सारे समझौते हुए हैं और न्यूजीलैंड और भारत के बीच में जो पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से रियलाइज करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र से बांधा है। उनके 40 पॉइंट का जॉइंट स्टेटमेंट निकला है। कई क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने के लिए समझौता किया है। और एफटीए की बात करें तो 9 महीने में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पिछले अप्रैल तक एफटीए एग्रीमेंट भी हो गया है। अभी वो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस का अप्रूवल की बात चल रही है और इसमें भी काफी एम्बिशियस टारगेट $7 बिलियन की ट्रेड दोनों तरफ से टू वे ट्रेड के लक्ष्य रखा है। और न्यूजीलैंड $20 बिलियन की निवेश भारत में करने की कमिटमेंट किया है। ये न केवल $20 बिलियन की निवेश का कमिटमेंट है मगर ये भारत के विकसित भारत बनने की जो जर्नी में ये पार्टनर भागीदार बनने की कमिटमेंट है। और सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सारे समझौता हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड मैरीटाइम पावर्स हैं और साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और शांति को कायम रखने के लिए ताकि विकास का काम होता रहे। तो ऑल इन ऑल सब कल और आज जो न्यूजीलैंड के दौरा हुआ है उसमें भारत और न्यूजीलैंड नजदीक आए हैं और साथ मिलकर काम करने के लिए कमिटमेंट किया है। तो ये विकसित भारत के लिए और एक एलिमेंट के तौर से ये कंट्रीब्यूट कर सकता है। जी प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, ये सिर्फ भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं थी, पूरी दुनिया के लिए भी बहुत सारे संदेश थे। अगर हम देखें तो जो ये 3 देशों की यात्रा रही उसमें एक जो कॉमन थ्रेड नज़र आया वो था इंडो पैसिफिक पर एक वैश्विक सहमति बनाना। और प्रधानमंत्री की इस तीनों देशों की यात्रा की सबसे सफल बात यही रही कि इंडो पैसिफिक को लेकर के तीनों ही देशों पर सहमति बनती हुई दिखाई दी। और ये जो समझौता न्यूजीलैंड के साथ हुआ है ख़ासतौर पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के कितना महत्वपूर्ण है, दुनिया के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर के प्रधानमंत्री का क्या स्पष्ट संदेश रहा है? जी नमस्कार। ये आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि ये जो यात्रा न्यूजीलैंड की है और जितने समझौते वहाँ पे हुए हैं आपने जिक्र किया उसका, और जो हमारी जो पार्टनरशिप है उसको एलिवेट करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सामरिक साझेदारी में जो तब्दील किया है और 10 MOUs हैं और भी काफ़ी अनाउंसमेंट्स वहाँ पे की गई हैं और FTA हमने ऑलरेडी थोड़े दिन पहले उसको कंप्लीट किया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मुझे लगता है इसके 2 बिंदु हैं। एक तो ये है कि जो आज हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच में देख रहे हैं ये कोई रातों रात चीज़ नहीं हुई है। इसके बारे में दोनों देशों ने कई सालों से काफ़ी मेहनत की है जिसका नतीजा आज हमको ये नज़र आ रहा है। उसमें अगर हम न्यूजीलैंड की तरफ से देखें तो 2011 में जब उन्होंने ओपन टू इंडिया अपनी नई एक नीति निकाली थी, उसके बाद 2020 में जब इंडिया न्यूजीलैंड 2025 का उन्होंने अपना एक पूरा खाका तैयार किया था, उसी का एक नतीजा है। उसी तरीके से जो हमारी 2014 के बाद से जो एक्टिव पॉलिसी है और हमारी जो हिंद महासागर की जो नीति है, हमारी महासागर की जो नीति है और जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जिसकी आपने बात किया है, उन सब चीज़ों का एक परिणाम जो है वो आज प्रधानमंत्री की तीनों देशों की जो यात्रा है और जो उनका आखिरी पड़ाव जो है यहाँ पे न्यूजीलैंड में है वो नजर आ रहा है। तो एक तो यह है कि बहुत मेहनत किया है दोनों तरफ से उसका जो, और पिछले साल प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के भारत में भी आए थे रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में, तभी भी एक काफी बड़ा खाका तैयार किया गया था और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि अब ये सामरिक साझेदारी में और मैरीटाइम सिक्योरिटी में और आपने जो कहा खासतौर से इंडो पैसिफिक में। अब इंडो पैसिफिक की बात जो है उसमें यह है कि ये सारे देश जिसमें तीनों देशों में प्रधानमंत्री गए वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं पूरे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की। और हम जानते हैं कि पूरा जो इलाका है काफ़ी उसके अंदर चिंताएं हैं
इन तीनों देशों में खास तौर से चिंताएं ये है क्योंकि ये अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक की नीति है उसमें कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। दूसरा ये भी है कि तीनों के तीनों देश जिसमें प्रधानमंत्री गए वो काफी तरीके से चीन के साथ भी काफी इंगेज्ड हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी उनके साथ लिंक्ड है काफी तरीके। तो चाहते हैं एक अल्टरनेटिव, और उस अल्टरनेटिव भारत की तरफ तीनों देख रहे हैं। और न्यूजीलैंड में भी हमने देखा कि वो चाहते हैं, जैसे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात है हम उसको दुगना करने की बात कर रहे हैं, जो भी हमारा अभी ट्रेड है उनके साथ 7 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर 2030 तक। लेकिन उस पे ये भी अगर हम देखें क्योंकि वो पूरे तरीके से जुड़े हुए हैं इस पूरे इलाके में आर्थिक तौर से, और मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी वो चाहते हैं, हिंद महासागर में वो जानते हैं कि भारत का बहुत बड़ा रोल है। और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जिसके अंदर थोड़ी सी शंकाएं अगर किसी के दिमाग में है कि उसके अंदर बदलाव आ रहा है, चीन और अमेरिका के अंदर कुछ तब्दीलियां हो सकती है। अमेरिका ऑलरेडी उसके अंदर कुछ तब्दीली, क्योंकि इंडो पैसिफिक कमांड को उन्होंने ऑलरेडी पैसिफिक कमांड बदल दिया है। तो उस बदलती हुई पूरी भौगोलिक परिस्थिति में मुझे लगता है कि ये सारे के सारे देश ये चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक का जो इलाका है, जैसे फ्री ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक का, उसके अंदर किसी का दबदबा नहीं रहे, और इसके साथ जो वहां पे जितनी आर्थिक जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं, उन अवसरों के अंदर किसी किस्म की बदलाव नहीं आए, और इकोनॉमीज को कैसे उसमें इंटेग्रेट किया जाए। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की यात्रा को बायलैटरल भी ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए उपलब्धि है, न्यूजीलैंड के लिए भी है। उसके साथ ही इसके पूरे इलाके में जो बदलाव आ रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री ने काफी अच्छा संदेश दिया है, और ये सारे देशों को अपने साथ जोड़ा है। और अगर अमेरिका भी उसके अंदर कोई बदलाव करने की सोच रहा है तो वो भी देखेगा कि किस तरीके से जो सारे देश हैं वो एक साथ आके इंडो पैसिफिक की नीति को वो आगे रखना चाहते हैं, फ्री ओपन इंडो पैसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर एक तरीके से एक नई दिशा पूरी इंडो पैसिफिक जो नीति है बन रही है। पहले काफी 3-4 साल से उसके बारे में अच्छी बातचीत हो रही थी, उन शंकाओं को दूर करते हुए भारत ने अपना पूरा जो है वहां पे ये बताया है कि हम पूरे इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम अपने आप को आर्थिक तौर से भी इस पूरे इलाके में और जोड़ना चाहते हैं। ठीक है राजशेखर जी, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करें तो एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी जो वहाँ पर वो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक के लिए दोनों देशों के संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और दूसरा ये है कि न्यूजीलैंड से पहले प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, इंडोनेशिया का दौरा किया। इंडो पैसिफिक के लिहाज से ये दौरे भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और तीसरा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो ये है कि ऐसा बहुत कम होते हुए दिखता है, जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं ली जे म्यूंग, उन्होंने कल एक सोशल मीडिया में उन्होंने एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि भारत और न्यूजीलैंड के जो संबंध हैं वो मजबूत हो रहे हैं, वो काफ़ी खुश हैं इनसे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी आज कुछ घंटे पहले उनके ट्वीट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, उनका धन्यवाद दिया। तो ये किस तरह से आप देखते हैं भारत की जो इंडो पैसिफिक की पॉलिसी है, या भारत जिस तरह से इसमें आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? जरूर, ये सही है। जो एक है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में द्वैपाक्षिक तो दौरा बहुत महत्वपूर्ण और लैंडमार्क रहा है। इसके साथ साथ पूरा बैकड्रॉप देखे जियोपॉलिटिकल, उसमें ये है कि महत्व जो अमेरिका और चाइना दोनों बड़ा सुपर पावर्स हैं, मगर दोनों भी दुर्भाग्यवश प्रेडेटरी हेजिमोन्स हैं। तो अमेरिका तो टैरिफ भी अपने मित्र देश एलाइस पे भी, नाटो एलाइस पे भी टैरिफ का बहुत सारा कार्रवाई चला है। और उनका जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला में जो है जीसीसी गल्फ देश हैं, उनको भी काफी नुकसान हुआ है ईरान के जंग में। और यूक्रेन रशिया के बीच में जो जंग चल रहा है उसके द्वारा भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस काफी घटा है। और इस तरफ देखे तो पूरब की तरफ जो उनके सिक्योरिटी अम्ब्रेला में है अमेरिका के, फिर भी जैसा प्रोफेसर सचदेवा साहब ने कहा है कि
जो क्वाड का के बारे में अमेरिका का सोच बदल रहा है और इंडो पैसिफिक कमांड को इंडिया निकाल के पैसिफिक कमांड सिर्फ कहा है। तो इसका सिग्नल काफी देश जो पूरब के देश हैं, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, ये सब देश भी काफी अटेंटिवली फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हम पश्चिम की तरफ प्रधानमंत्री जी सेशल्स गए थे और मॉरिशस गए थे, और उसके बाद जो ईस्टर्न फ्लैंक पे अब हम सुदृढ़ कर रहे हैं हमारे संबंध। पहले कोरिया के प्रेसिडेंट आए थे भारत के दौरे पे अप्रैल में, अभी 3 महीने पहले, अप्रैल 20 तारीख राष्ट्रपति कोरिया के यहाँ आए हैं। और जापान के प्रधानमंत्री जी सनाए तकाइची आए हैं पिछले महीने में। और अभी जो प्रधानमंत्री जी के दौरे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सब एक पूरा देखे तो बिग लार्ज पिक्चर, इस पे भारत जो बदलती हुई जियोपॉलिटिकल उथल पुथल के लिए फ्यूचर रेडी अपने आप को कर रहा है। और उनकी तरफ से भी यही स्थिति है कि वो भी एक बोट में है, तो उनको भी काफी अनिश्चितता से बचने के लिए और मार्केट एक्सेस कायम रखने के लिए भारत एक 7-8% ग्रोइंग, फास्ट ग्रोइंग बड़ा इकोनॉमी है। तो इसलिए न्यूजीलैंड देखे तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बहुत आभार व्यक्त किया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के प्रति और न्यूजीलैंड के साथ सुदृढ़ करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो बहुत आभार व्यक्त किया, क्योंकि न्यूजीलैंड को भारत की मार्केट एक्सेस बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जो वेलकम है, मावोरी में वेलकम भी किया है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी स्वयं रिसीव किया है हमारे प्रधानमंत्री जी को और साथ रहे हैं, और सीईओ को बिजनेस फोरम को एड्रेस किया है। ये सब देखे तो उनकी तरफ से भी काफी उत्सुकता है भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो इसको हम टाइमली अवेल करके हमारे संबंधों को, क्योंकि अब अमेरिका और डेवलप्ड कंट्रीज के साथ एक हम काम कर रहे हैं। सर, इस पर हम चर्चा लगातार करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये चर्चा लगातार जारी है न्यूजीलैंड और भारत के संबंधों को लेकर के। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड में हैं और उनकी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात भी हो चुकी है। दोनों देशों के बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हो चुकी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जो न्यूजीलैंड और भारत का वहाँ पर जो उद्योगपति वहाँ पर मौजूद थे, उनको भी वहाँ पर संबोधित किया है प्रधानमंत्री ने। और इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सी राजशेखर, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा हमारे साथ मौजूद हैं SIS JNU से, और हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। प्रोफेसर सचदेवा, जो आउटकम आज दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद जो आउटकम आए हैं, उन आउटकम्स को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? कई क्षेत्रों में समझौते हुए हैं, चाहे हम आतंकवाद को लेकर के एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की बात हुई है, उसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के समझौते हुए हैं, डेयरी को लेकर के समझौते हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के समझौते हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये सारे समझौते, देखिए, एक तो सबसे बड़ी जो आउटकम है उसका, वो जैसा हम पहले जिक्र कर रहे थे, वो इस साझेदारी को एलिवेट करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया। और सिर्फ वही तब्दील ही नहीं किया, उसके बाद हमारे पास 2030 का पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया है। उस रोड मैप के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग उसके बिंदु हैं, चाहे वो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, जो हमारी उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा साझेदारी को, उसके बाद व्यापार और निवेश के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे,
सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और सारे जितने उद्योगों का जिसने आपने जिक्र किया, और क्योंकि ये सारे उद्योग जो हैं खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण है न्यूजीलैंड के लिए भी और भारत के लिए भी, और उसके अंदर काफ़ी माहिरता हासिल है न्यूजीलैंड को एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में और कुछ ऐसे उद्योगों में, तो उनको कैसे दोनों देशों में सहयोग बढ़ाया जाए, वो सारे समझौते, और खासतौर से आपने काउंटर टेररिज्म का जो जिक्र किया उसके बारे में भी अच्छा जिक्र है, और एक पूरा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप उसके अंदर भी इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसमें दोनों देशों के बीच में काउंटर टेररिज्म के बारे में भी काफी आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे इसको निपटने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ओवरऑल मैरिटाइम सिक्योरिटी की जो बात उसमें काफी बार बार उभर के आ रही है, और उसके साथ के जुड़े हुए जो समझौते भी हैं, चाहे वो हाइड्रोग्राफी का है, नॉटिकल कार्टोग्राफी के जो समझौते हैं, और भारत की जो संस्थाएं हैं इन सब चीज़ों को देखती हैं, उनके समझौते भी इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। तो 10 मुझे लगता है एमओयूज हैं, और बाकी कुछ अनाउंसमेंट वगैरह। और स्पोर्ट्स के अंदर हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो है दोनों स्पोर्ट्स के बारे में बहुत ही उनके अंदर काफ़ी निपुण हैं, उनकी संस्थाएं बहुत अच्छी हैं, तो उनका फ़ायदा भारत की संस्थाएं, भारत के स्पोर्ट्समैन कैसे जो हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में सब समझौते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है बात मैरिटाइम सिक्योरिटी और ये जो डिफेंस के बाद बात ये भी है कि जो व्यापार और निवेश को पहले से कैसे प्रगाढ़ किया जाए। अब पूरा हमने एग्रीमेंट हो चुका है, उसका एक खाका तैयार है, 2030 तक जो है उसको डबल करने की बात है। लेकिन ये अलग से हम इसको शायद मुझे लगता है नहीं देख सकते, क्योंकि ये सारी जो समझौते हुए हैं न्यूजीलैंड के साथ, खासतौर से मुझे लगता है निवेश और व्यापार के, वो एक पूरे इलाके के साथ हमारा जो बदलाव हो रहा है चीज़ों के अंदर। क्योंकि अगर हम समझौता फ्री ट्रेड का ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, तो उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन ये भी है कि हमको न्यूजीलैंड के साथ भी समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल एक तरीके से पूरी जुड़ी हुई हैं। 1983 के बाद से वहां पे पूरा जो है कोई निवेश का और व्यापार का, टैरिफ, नॉन टैरिफ, मोबिलिटी का, उसके अंदर कोई वहां पे रोक टोक नहीं है। तो वो अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट करेंगे तो उसको निश्चित तौर से हमको न्यूजीलैंड के साथ भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। और क्योंकि अब इसके और बड़ी आगे बात है, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बाकी एशिया के देशों से भी बहुत जुड़ी हुई हैं। उनके दोनों के भी आसियान के साथ भी समझौते हैं फ्री ट्रेड के। इनफैक्ट दोनों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं वो चीन के साथ भी हैं, और दोनों ही देश जो हैं वो आरसेप का भी हिस्सा हैं, और उसके बाद वो सीपीटीपीपी का भी हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से वो जुड़े हुए हैं पूरी अर्थव्यवस्थाओं से, पूरे इस इलाके में, इंक्लूडिंग चाइनीज इकोनॉमी, उसको वो थोड़ा अपने आप को बदलना चाहते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि भारत की भी ये नीति है कि कैसे, क्योंकि हमारा भी जो, अगर हम देखें पिछले 2-3 सालों में जो हमारा 50% से ज्यादा जो हमारा व्यापार है वो हमारा पूरा उस एशिया के इलाके के साथ है, उस पे वेस्ट एशिया भी शामिल हो जाता है। तो कैसे इस पूरी एशियन इकोनॉमी, जो पूरे एशियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर के अंदर, कैसे हम उसके अंदर अपने आप को जोड़ें। तो बाकी सब देशों के साथ हमने जुड़ गए हैं, आसियान के साथ हमारा पहले समझौता है, जापान के साथ, कोरिया के साथ, अब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो गया है। तो सबसे बड़ी चिंता मुझे लगता है हमारी चीन के बारे में है, क्योंकि ये सब देश जो हैं वो चीन के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो कैसे हम जो हैं इस पूरी चीज़ों को, तो उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन मुझे ये भी लगता है कि भारत को अब काफ़ी सीरियसली कम से कम सीपीटीपीपी को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम दूसरे तरीके से यूरोपीय संघ के साथ भी समझौते किए हैं, पूरे यूरोप के बाकी देशों के साथ भी, एफ्टा कंट्रीज के साथ भी और यूके के साथ भी हम सब समझौता किया है, और सिर्फ उसमें टैरिफ और नॉन टैरिफ की बात नहीं हम कर रहे हैं, उसके अंदर हमने पूरे इंडस्ट्री को काफी उसका अपग्रेड कैसे करेंगे, रेगुलेटरी रिजीम कैसे उसको भारत की जो इंडस्ट्री है कैसे कॉम्पिटिटिव बनाए, उसका एक मुझे लगता है कॉन्फिडेंस भारत के पॉलिसी मेकर्स में नजर आता है, इंडस्ट्री में नजर आता है, तभी हमने ये सारे समझौते किए हैं। अगर वो सब हमने किए हैं
और अभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ किया और पहले आसियान और हमारा उनके साथ है, जापान कोरिया के साथ। तो मुझे लगता है सीपीटीपी को भी हमको कम से कम सीरियसली अब देखना पड़ेगा। और आरसेप थोड़ा तो चीन और भारत के संबंध कैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में बात की बातें हैं, लेकिन ये पूरी बड़ी, मुझे लगता है जैसे मैं कह रहा था, एक बड़ी सोची समझी रणनीति भारत की है इस पूरे इलाके के लिए, जिसमें दो तीन बड़े पहलू हैं। एक तो व्यापार और निवेश का, दूसरा जो हमारा मैरिटाइम सिक्योरिटी खास तौर से, और कैसे डिफेंस इंडस्ट्री जो हमारी बढ़ रही है और जहां जहां भी उनके साथ हम कुछ समझौते कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, वो बढ़ा रहे हैं। और तीसरा, क्योंकि इन सब देशों में, जैसे अब ये भले ये छोटा देश हो जी। लेकिन 5-6% आबादी वहां की भारतीय है, और कैसे भारतीयों के साथ जुड़े। और प्रधानमंत्री अभी बाद में भारतीय समुदाय के साथ, लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे, और उनके हित को कैसे देखा जाए, कैसे उनको भारत के साथ ठीक जोड़े है रखा प्रोफेसर जाए। साहब, जी, आपने बहुत ही विस्तार के साथ एफटीएस जितने भी हम लोगों ने किए हैं उसकी चर्चा की, और मुझे लगता है कि भारत ने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया आरसेप से अपने आप को पीछे खींच करके, क्योंकि हमारे जो स्थानीय हित हैं उनका भी ख्याल रखना है। आसियान के साथ हम जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं सीपा, उसको फेल होते हुए हमने देखा है, इसलिए हमने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ा। और अब हम सीधे तौर पर न केवल एफटीए पर काम कर रहे हैं बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है उस पर जा रहे हैं, जिसमें सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और मोबिलिटी, ये सारे के सारे मौजूद हैं। लेकिन राजशेखर जी, मेरा सवाल आपसे भविष्य को लेकर है, क्योंकि जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं भविष्य की साझेदारी। तो प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया कि आप ग्रीन बॉन्ड्स में हमारा सहयोग कर सकते हैं, अब आगे चल करके जो स्पेस सेक्टर में जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनके साथ काम कर सकते हैं, साथ ही साथ जो 8000 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं स्मार्ट सिटी मिशन में, उसमें आप वेल्थ मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, मोबिलिटी को लेकर के काम कर सकते हैं। खासतौर पर न्यूजीलैंड कंपनियों को उन्होंने आह्वान किया। यह अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, ये तीनों ही सेक्टर में किस तरह से कॉम्प्लीमेंटेरिटी है और कैसे न्यूजीलैंड हमारी मदद कर सकता है? प्रधानमंत्री जी खुद ही इसको समझाया है कि जो न्यूजीलैंड के पास जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मैनेजरियल है, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज में के ग्रुप में है, तो और भारत के पास मार्केट साइज है और टेक्नोलॉजी, आईटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो साथ काम करने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। इसलिए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधा है। और दूसरी बात है कि एक्शन प्लान भी साथ साथ तो एक है विजन और जॉइंट स्टेटमेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दूसरी बात है जो एक्शन पॉइंट में ये स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। और न्यूजीलैंड भी काफी पोटेंशियल देश है, छोटा है अभी 5-6 मिलियन आबादी का, मगर उनका जो रिसोर्सेस है बहुत ही ज्यादा है, और वो जो ग्रोथ की क्षमता है, जो पोटेंशियल बहुत है। तो इसलिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो पार्टनरशिप का सब्सटेंस, जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हो, निवेश हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हो, इसके लिए काफी क्षमता, पोटेंशियल है। जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साथ चलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हम साथ भागीदार बनाने से काफी फायदा होता है। और ये जो जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक दोनों तरफ से भारत और न्यूजीलैंड का एक नेचुरल पार्टनरशिप होता है। जैसे आपने स्पेस की बात किया है, तो प्रधानमंत्री जी ने समझा है हमारे पास 400 स्टार्टअप्स हुए हैं स्पेस के स्पेस क्षेत्र में। अब जे भारत सरकार स्पेस को प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोलने के बाद और न्यूजीलैंड के साथ काम करने से ये और भी कैटलिस्ट हो सकता है, और इसमें काफी एक्सेलरेटेड पेस से। सर, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि ओशन मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं अगर आप स्पेस में जो स्टार्टअप्स हैं दोनों देशों के साथ आते हैं, तो वो इशारा भी कहीं और लेकर के जाता है। तो ये हम ईरान के युद्ध के बाद हमें ये पता चला कि ये मैरिटाइम डोमेन, मैरिटाइम अवेयरनेस और मैरिटाइम रूट्स की महत्व बहुत ज्यादा हमें इसके बारे में जानकारी हुई है। इसलिए जो स्पेस और मैरिटाइम को एक साथ उसके एनालाइज करना है, तो इसलिए मैरिटाइम के बारे में बार बार प्रधानमंत्री जी भी जिक्र किया है। और
उसके एग्रीमेंट भी समझौता भी हुआ है। हमारे जो सी फेयरर्स है उनके सर्टिफिकेशन डीजी शिपिंग भारत के द्वारा, और मोबिलिटी और ज़्यादा हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने का भी हुआ है। तो ऑल इन ऑल ये विन विन दोनों तरफ के लिए ये अच्छा पार्टनरशिप आगे आने वाले सालों में ये साबित होगा। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी, जो प्रधानमंत्री ने वहाँ पर संबोधित किया, जो वहाँ पर बिजनेस लीडर्स जो वहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि एफटीए का फ़ायदा आने वाले समय में हमको उठाना चाहिए और अगले 5 साल में या 2030 तक जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है उसको दोगुना हमको करना है। ये प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कहीं ना कहीं गोल रखा है दोनों देशों के सामने। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, ये इनफैक्ट जैसा कहा गया और जैसा सारी रिपोर्ट्स में आ रहा है, आप डाटा देखते हैं, एक तो यह है कि पिछले 2-3 सालों में काफी हमारे व्यापार के अंदर वृद्धि हुई है। तो उससे दोनों देशों को काफी बल मिला है कि हम आगे तेजी से और बढ़ सकते हैं। और क्योंकि जैसा मैंने कहा छोटी अर्थव्यवस्था है, तो उसमें कम से कम 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर का जो एक लक्ष्य रखा है 2030 तक, वो लक्ष्य प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल शायद नहीं होगा जिस तरीके से ग्रोथ हमारी चल रही है। तो वो, और उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात शायद ये भी है कि जो 20 बिलियन इन्वेस्टमेंट का उन्होंने कमिटमेंट किया है न्यूजीलैंड ने भारत के अंदर, आई थिंक उससे भी ज्यादा उसकी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वहाँ की कंपनीज यहाँ पे 20 बिलियन इन्वेस्ट करती हैं तो भारत को उसको काफी इसका फायदा होगा। और प्रधानमंत्री ने उसके बारे में बताया किस तरीके से भारत के अंदर बदलाव हो रहे हैं, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे फिनटेक सेक्टर है। आप जैसे जानते हैं कि जितनी हमारे यूपीआई की ट्रांजैक्शंस डेली होती हैं, वो पूरी दुनिया में उसका एक मिसाल है। इनफैक्ट जो वीजा की पूरी जो ग्लोबल सारी उसकी ट्रांजैक्शंस है, उससे भी ज्यादा भारत के अंदर सिर्फ यूपीआई की ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये बात अलग है कि बहुत सी ट्रांजैक्शन छोटी छोटी होती है, लेकिन एक इकोसिस्टम पूरा तैयार हो चुका है जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारे जो भारत के अंदर बदलाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटीज की भी बात की, और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और जिन क्षेत्रों में भी, क्योंकि भारत को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से मुझे लगता है जब हम उनके साथ समझौते की जब बातचीत चल रही थी, तो 2-3 चीजों में हमें उनसे चिंता थी जिसके बारे में व्यापार जगत में भी यहाँ पे जिसके बारे में मंथन होता था। एक तो यह है कि एग्रीकल्चर के अंदर वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स काफी उनके अच्छे हैं, तो वो कहीं भारत में उसको नुकसान उठाना पड़े। दूसरा, जैसे दोनों देशों के अंदर वाइन और स्पिरिट्स वगैरह हैं, उनको जो भारत की अपनी इंडस्ट्री है उसको जो है कोई नुकसान ना पहुंचे अगर हम मार्केट्स अपनी खोलते हैं। तो वो सारी चीजें मुझे लगता है वो टेम्पलेट बन चुका था। वो हमने जब यूके के साथ भी पहले एग्रीमेंट किया और सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया से किया था, तो वो एक उस तरीके से हमने अपनी उन इंडस्ट्रीज को बचाने की कोशिश किया है कि वो कहीं तुरंत उसके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़े, जैसा पहले बता रहे थे। क्योंकि शुरू के जब हमने आसियान के साथ जो एग्रीमेंट किए थे और भी कुछ देशों के साथ किए थे, तो उसका फायदा बहुत उनके एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ गए, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स उन देशों में उतने नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि हमारे इंडस्ट्री जो है उसका फायदा नहीं उठा पाई। तो वही सब मुझे लगता है जो पिछले 22 के बाद से जितने हमारे एग्रीमेंट हमने किए हैं, उसमें हम उन सब चीजों से सबक लेके हमने नए तरीके से अपने उन, और खास तौर से अगर हम न्यूजीलैंड को देखते हैं तो इसमें हम जानते हैं क्योंकि उनका भी डेयरी इंडस्ट्री जो है, खासतौर से जैसे चीज है उनका और बाकी सारी चीजें हैं, वो काफी उसके अंदर उनकी, और हॉर्टिकल्चर्स हैं उसमें उनको महारत हासिल है और काफी कंपेटिटिव है। तो उसका एक उनकी मार्केट हम उनको ना देते हुए तुरंत, लेकिन यह है कि उनके पास जो क्षमता है, जो टेक्नोलॉजी है, नो हाउ है, उसको कैसे हम भारत की कृषि के अंदर, भारत के जो हॉर्टिकल्चर है हमारे, और उसके अंदर जो हमारा फूड इंडस्ट्री है, उसके अंदर हम कैसे उनको ले आए निवेश के साथ, और बाद में धीरे धीरे हमारे वो सेक्टर्स भी उतने कंपीटिटिव हो जाएं कि बाद में आराम से उनसे compete कर पाए। तो एक वो पूरा एक खाका मुझे लगता है भारत सरकार ने तैयार किया है, जिसके पर उसमें यह है कि हम उनकी अर्थव्यवस्था से जुड़ भी जाएं, और साथ में जो हमारे खासतौर से ऐसे सेक्टर्स हैं
जिसमें कुछ नुकसान होने की संभावना हो सकती थी, उनको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। तो लेकिन यह है कि उसका फायदा दोनों को होगा, क्योंकि उनके लिए भी इतनी बड़ी मार्केट मिल जाएगी। तो जैसे वो अपनी मार्केट जो है तुरंत खोल देंगे सब चीज़ों के लिए हमारे लिए, लेकिन हम जो है फेज वाइज खोलेंगे। और उसके अंदर तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो इसमें खासतौर से छोटे उद्योग हैं, या हमारे जो कृषि का इलाका है और डेयरी का सेक्टर है, उसमें काफ़ी संजीदगी से उन सेक्टर्स को या तो अभी नहीं खोला गया है या बाद में बहुत धीरे धीरे खोला जाएगा। तो ये मुझे लगता है फायदा है, दोनों देशों को उससे होगा। और वही दोनों देशों को फायदा होगा, तभी ये मान के चल रहे हैं, तभी दोनों ने जो है सहमति समझौता जताई है किया जी। है। जी जी। आगे जाते हुए अगर हम राजशेखर जी आपसे समझना चाहें कि ये जो तीनों देशों की यात्रा रही, इंडोनेशिया की सबसे पहले, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उसमें जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी और जो महासागर विजन था, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने ये खासतौर पर यात्रा की। और अब ये समझ में आ रहा है कि न केवल व्यापार और निवेश को बढ़ाना चाहता है भारत, बल्कि रक्षा और जो समुद्री सुरक्षा सहयोग है, खासतौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी, उसको बढ़ावा देना। और क्रिटिकल मिनरल्स पर हम लोग बात कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और जो मोबिलिटी है उस पर हम तीनों देशों के साथ चर्चा हमने की। कितना फ़ायदा आपको दिखता हुआ मिल रहा है हमारी युवा शक्ति को, क्योंकि अब हमें हमारे न केवल वस्तुओं को बल्कि सर्विसेज को भी एक बड़ा बाजार मिलेगा। और हमने जो टारगेट तय किया है कि $1 ट्रिलियन हमें गुड्स का एक्सपोर्ट करना है, $1 ट्रिलियन सर्विसेज का एक्सपोर्ट करना है। तो ये जो पूरा अप्रोच है कि अपने जो डॉक्ट्रिन्स हैं विदेश नीति के, उनको आगे बढ़ाते हुए अपने जो ट्रेड के लक्ष्य हैं उनको भी प्राप्त किया जाए। जो हमारी विदेश नीति अब ये इस सरकार का ये रहा कि डिप्लोमेसी फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए हमारी राजनैतिक ये डिप्लोमेटिक नीति ऐसे बना रहे हैं कि जिस देश से कैसे जुड़ने से भारत के विकास के लिए कैसे योगदान होगा, तो ये है पूरा रणनीति का मूल सूत्र। तो इसलिए हम ये साफ नजर आता है कि तो जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कैसे इस ओवरऑल हमारे लक्ष्य के लिए कैसे हम साथ काम करने से हम विकसित भारत की जो लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें राजशेखर जी, आपको रोकना चाहेंगे 1 मिनट के लिए यहाँ पर। दरअसल एक खबर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने लंच आयोजित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की रणनीति, साझेदारी, यूपीआई और न्यूजीलैंड पेमेंट सिस्टम के बीच सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों की प्रगाढ़ता की चर्चा की। उन्होंने कहा कि खेल क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध काफ़ी पुराने हैं। तो ये गाला लंच के हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं और वहाँ पर किस तरह से भारतीय संस्कृति की झलक भी वहाँ पर देखने को मिली। साथ ही साथ जो माओरी परंपरा है उसकी झलक भी वहाँ पर देखने को मिली। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने वहाँ पर लोगों को संबोधित भी किया और काफ़ी महत्वपूर्ण ये संबोधन था। प्रधानमंत्री ने कई सारी महत्वपूर्ण बातें वहाँ पर कहीं। और संगीत की भाषा में इसे हम जुगलबंदी कहते हैं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, हाका डांस और भारत के जो नृत्य है, नृत्य परंपरा, उसके बीच में एक तरह से समन्वय और एक दूसरे के देशों की सभ्यता और संस्कृति के प्रति। और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि प्रधानमंत्री ने अब एक कदम आगे बढ़ करके स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के तहत दिग्गज लोगों के साथ मुलाकात की है। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, जिस तरह से हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के साथ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्य किया, आज न्यूजीलैंड के साथ भी वही स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आज बातचीत। आइए देखते हैं क्या कुछ रहे और तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं।
तो ये इस वक्त आप ये दृश्य देख रहे हैं और जहाँ पर प्रधानमंत्री विभिन्न खेलों के इन खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, वहाँ पर पीछे लिखा हुआ है 100 ईयर्स ऑफ यूनिटी थ्रू स्पोर्ट। यानी कि ये इसलिए है अजय कि 1926 में मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम न्यूजीलैंड गई थी और काफ़ी ऐतिहासिक वो मैच था जी। और यही कारण है कि 2026 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो खेल संबंध हैं उनके 100 साल उसके पूरे हो रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के विभिन्न खेलों के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। और कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री वहाँ पर उद्योग जगत के लोगों को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि दोनों देशों के बीच जो खेल संबंध के 100 साल पूरे हो रहे हैं उसको हम मना रहे हैं, ये प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कहा था। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के जो संबंध हैं वो सिर्फ क्रिकेट तक नहीं बल्कि अन्य खेलों में भी इन संबंधों को अब बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने एक उदाहरण दिया उड़ीसा का कि किस तरह से वहाँ पर न्यूजीलैंड के सहयोग से भारत के खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी वहाँ पर रग्बी के खेल को आगे बढ़ा रहे हैं जी। तो इसी तरह बाकी खेलों में भी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं। इसको देखते हुए ये जो अभी मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वहाँ पर विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों से वहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वहाँ पर कायाकिंग के खिलाड़ी हैं, साइकिलिंग के खिलाड़ी वहाँ पर हैं, उसके अलावा दूसरे अन्य खेलों के खिलाड़ी भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ राजशेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजशेखर जी, ये जो इसको आप खेल कूटनीति कह लीजिए या भारत और न्यूजीलैंड के जो संबंध हैं, 100 साल पुराने जो खेलों के संबंध हैं 1926 से जब मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में वहाँ पर हॉकी की टीम गई थी और आज पीएम मोदी विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों से वहाँ पर मिल रहे हैं और खेलों के जो संबंध हैं दोनों देशों के उसको आगे बढ़ाने के लिए आज एक समझौता भी हुआ है। क्या कुछ कहेंगे? जी, तो पहली बात है ये 100 साल के जो हमारे ऐतिहासिक संबंध है उसको उस पर प्रकाश डाल के इस दौरे पे वो सेलिब्रेट करना बहुत ही सराहनीय बात है। इसके लिए हम वहाँ के जो हमारे दूतावास में जो हाई कमिश्नर है और टीम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय को हमें बधाई देना है। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य ये है कि आने वाले 10 साल में हम ओलंपिक्स होस्ट करें। तो इस दिशा में हम अलग अलग एलिमेंट्स को हम तैयार करके हमारा क्षमता भी स्पोर्ट्स के हमारा भारत में क्या है कि 2-3 स्पोर्ट्स में ही हमारा ज्यादा दिलचस्पी हमारा फोकस रहा है, जो क्रिकेट हो, जो हॉकी हो। मगर जो ओलंपिक में बहुत सारे मेडल्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें काफी ब्रेड्थ को बढ़ाने के लिए तो न्यूजीलैंड जैसा जो वाटर स्पोर्ट्स हैं, वाटर स्पोर्ट्स में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे मेडल्स होते हैं। तो ठीक है राजशेखर जी, आप अपनी बात को जारी रखिएगा। उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने स्पोर्ट न्यूजीलैंड गोल्ड माइन इनोवेशन एक्सपीरियंस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और खेलों में इस्तेमाल हो रही नई तकनीकों व नवाचारों को करीब से देखा। कार्यक्रम की शुरुआत में दोनों प्रधानमंत्रियों को रेड कारपेट पर ले जाया गया, जहां उनका स्वागत न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉस टेलर और स्पोर्ट न्यूजीलैंड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी राइलिन कैसल ने किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने इनोवेशन एक्सपीरियंस वॉक थ्रू का अवलोकन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री लक्सन ने अलग अलग इनोवेशन स्टेशनों का दौरा किया। ट्रैक एंड फील्ड इनोवेशन स्टेशन पर 2 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता डैम वेलरी एडम्स ने इंस्ट्रूमेंटेड शॉट पुट इनोवेशन के बारे में जानकारी दी, जहां दोनों प्रधानमंत्रियों ने शॉट पुट तकनीक को समझा। इसके बाद दोनों नेताओं ने कैनो रेसिंग इनोवेशन स्टेशन का दौरा किया। यहां 8 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता डैम लीसा कैरिंगटन और 2 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एलिसिया हॉस्किन ने कयाक एर्गोमीटर और पावर ब्लेड तकनीक का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी और लक्सन ने इस तकनीक को भी देखा और इसके उपयोग को समझा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने पैरालंपिक इनोवेशन स्टेशन पर भी पहुंचकर खिलाड़ियों के लिए तैयार की जा रही विशेष तकनीकों की जानकारी ली। पैरा साइकिलिस्ट बेन वेस्टरबर्ग ने बताया कि किस तरह खिलाड़ियों की ज़रूरतों के अनुसार सपोर्ट सिस्टम तैयार किए जाते हैं, जिसमें 3D प्रोस्थेटिक प्रोटोटाइप भी शामिल हैं। जी राजशेखर जी, पहले अपनी बात आप जारी रखिएगा। काफ़ी कुछ हमने जानकारी अपने दर्शकों को इस सिलसिले में हमने दी है। राजशेखर जी, आपके पास हम आएंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।